में माना है, ये विश्वास जहां पर रहा हो वहां पर हम देवी देवता सदृश इस गौवंश की उपेक्षा करें, ये वास्तव में हम सबकी कथनी और करनी पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। भारत की सनातन परंपरा में हम लोगों ने जीवन को जिन 4 महत्वपूर्ण पायदानों पर खड़ा किया है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, इसका कोई एक प्रतीक है तो वह भारतीय नस्ल का गौ है, भारतीय नस्ल की गोवंश है। और इसीलिए हर कालखंड में व्यवस्था रही है, गौ और गौ के महत्व को ध्यान में रख करके ये व्यवस्था रही है कि ये भारत के अंदर आस्था का प्रतीक है। इस आस्था के प्रतीक का सम्मान हर एक स्तर पर होना चाहिए और इसको महत्व देते हुए हर एक स्तर पर गौ और गौ माता की रक्षा और उसके संरक्षण और उसके संवर्धन की दिशा में कार्य होना चाहिए। आजादी के बाद भी कम और ज्यादा मात्रा में सब काम होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात तो थी जिसके कारण एक बड़ी मात्रा में गोवंश सड़कों पर और खेतों में दिखाई देता था। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी और मुझे दायित्व दिया गया कि मैं प्रदेश सरकार का नेतृत्व करूं, तो मेरे सामने चुनाव के दौरान भी बातें सामने आती थी कि आखिर इतने बड़ी पैमाने पर सड़कों पर गौ खेतों में जो गोवंश है इसके लिए क्या होगा। दूसरा, जितना यहां था उससे बड़ी पैमाने, बड़ी मात्रा, उससे भी ज्यादा गौ तस्करी के माध्यम से दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में यहां से तस्करी होती थी। हमें गौ तस्करी भी रोकनी थी, अवैध बूचड़खाने भी बंद करने थे, लेकिन साथ साथ हमें यहां पर सड़कों पर और खेतों में जो गोवंश विचरण कर रहा था, लावारिस स्थिति में घूम रहा था, उसके लिए भी व्यवस्था देनी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया। 5,24,000 गोवंश वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित गौ आश्रय स्थलों में वर्तमान में है, ये ग्रामीण क्षेत्र में। और अगर मैं नगर निकायों के द्वारा संचालित कान्हा उपवन की बात करूं तो संख्या 8 लाख से ऊपर पहुंचती है कि 8 लाख से अधिक गोवंश आज के दिन पर सरकार के द्वारा संचालित गौ संरक्षण केंद्रों में सुरक्षित रह करके, वहां पे सुरक्षा का एक भाव 2 रूपों में है। एक, उन गौवंश का कोई तस्करी नहीं कर सकता। दूसरा, उन पे वहां पर खिलाने की एक निश्चित व्यवस्था शासन के स्तर से उन लोगों को उपलब्ध कराई गई है। यह पक्ष शासकीय पक्ष है, लेकिन हमने इसके अलावा भी 2 अन्य स्कीम निकाली है। एक स्कीम कि अगर कोई किसान अपने घर में गोवंश को रखना चाहेगा, क्योंकि इससे पहले सभी गोवंश का हमने जियोटैग किया है, और जियोटैग करने के बाद अगर कोई उनमें से किसी गाय को या किसी बछड़े को अपने घर में रखना चाहता है तो सरकार एक किसान को 4 गोवंश तक दे सकता है, बशर्ते वह उसकी देखभाल करने का एग्रीमेंट सरकार से स्थानीय स्तर पर करे। और सरकार गोवंश भी देगी, हर महीने प्रति गोवंश 900 रुपये भी सरकार उसको उसके बैंक अकाउंट में उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। यह कार्य सफलतापूर्वक हुआ है। अब तक हम 63,000 से अधिक गोवंश किसानों के हवाले कर चुके हैं और प्रति महीने इसकी समीक्षा होती है, उसकी जांच होती है और प्रति माह उसके अकाउंट में, किसान के अकाउंट में पैसा जाता है।
दूसरा, अति कुपोषित बच्चों के बारे में, अति कुपोषित माताओं के बारे में आप अनुमान करिए, अगर कोई पौधा सूख रहा है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, वो पौधा पनप जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा, एक समय के बाद फलता फूलता हुआ दिखाई देगा। राज्य सरकार ने एक स्कीम चलाई और स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की कि हर कुपोषित परिवार जिसके पास गाय को रखने की व्यवस्था होगी, हम उस परिवार को एक गाय उपलब्ध करवाएंगे जो ब्याही हुई गाय होगी, और उस ब्याही हुई गाय को अपने घर में रख करके पालन करेगा, निःशुल्क गाय देंगे और हर महीने 900 रुपये भी उस गाय के भरण पोषण के लिए वह कोई उपाय कर सके, इसके लिए हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त तो उसको हम लोग शासन के स्तर से उपलब्ध कराएंगे। पशुपालन विभाग प्रति माह 900 रुपये भी उस परिवार को देगा। अब तक हजारों परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है। भारतीय नस्ल के गोवंश की महत्व, दुनिया इसके महत्व को जानती है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इसका अर्थव्यवस्था के लिए भी, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भी इसका महत्व है। अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए कोई भी कर्मकांड ऐसा नहीं है जो बगैर गौ माता के संपन्न हो सकता हो, और अंतिम यात्रा भी बिना गौ माता के नहीं निकलती है जीवन की। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के चारों पुरुषार्थों में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है तो बगैर गौ माता के ये संभव नहीं हो सकता। आज भी आप देखते होंगे पूजा होती है घरों में, तो गौरी गणेश की मूर्ति की स्थापना के लिए रहना है तो वहां पे सुपारी और गोबर रख करके ही ये पूजा करके ये आयोजन संपन्न होता है। घरों में सफाई के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त माध्यम क्या माना जाता था? गोबर से लीप करके, पुताई करके जब हम लोग करते थे तो सबसे शुद्ध माना जाता था। इस सब के बावजूद दो चीजें देखने को मिली। एक, हमने इस पक्ष को क्या छोड़ा कि अनेक प्रकार की बीमारियां सामने आनी शुरू हुई। दूसरा, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। उत्तर प्रदेश राज्य दुनिया के अंदर किसी भी देश की तुलना में ज्यादा दुग्ध उत्पादन करता है, लेकिन दुग्ध की मांग दुनिया की मार्केट में इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे खुरपका मुंहपका रोग अभी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत की एक बड़ी योजना लागू की है, जिसमें हर गोवंश के खुरपका मुंहपका रोग को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए कार्रवाई हो, और इस दिशा में एक व्यापक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हर दिन 5 लाख से अधिक गोवंश को और अन्य ऐसे पशुओं को जिन्हें खुरपका मुंहपका की बीमारी की संभावना रहती है, इन सब पर टीकाकरण की कार्रवाई प्रतिदिन चल रही है और जियोटेक उसके साथ किया जा रहा है। जियोटेक के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कौन सी गाय पे टीकाकरण हुआ है, कौन सी पे नहीं हुआ है। एक बड़ा कार्यक्रम इसके माध्यम से चल रहा है। दूसरा, जहां यह कार्यक्रम चला वहीं भारतीय नस्ल के गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कार्यक्रम आगे हम लोगों ने लिया है, और इसके लिए हम लोगों ने बुंदेलखंड क्षेत्र को पहले चरण में लिया है। अगर यही भारतीय नस्ल का गोवंश जो भी 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम दूध देता है, यही गोवंश 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक दूध देने लग जाएगा तो कोई भी लाभार्थी इसे सड़कों पे नहीं छोड़ेगा। ये वहीं पे अपने घरों में रख करके इसकी सेवा करेगा, दूध भी पिएगा और साथ साथ गोबर और गोमय से मिलने, गोमूत्र से बनने वाले उन औषधीय गुणों का लाभ भी ले पाएगा। कुछ नए प्रयोग प्रारंभ हुए हैं।
एक जो जीरो बजट खेती की नई कॉन्सेप्ट आई है, इस मामले में हम लोगों ने बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा है, किसी एक जनपद को पहली बार बिना किसी केमिकल और फर्टिलाइजर के गो आधारित खेती के लिए आप उसका चयन करिए। हम उसका 2 बार प्रशिक्षण दे चुके हैं। हर एक कृषि विज्ञान केंद्र को, प्रदेश के अंदर 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र को इस बात के लिए कहा गया है कि वह अपने यहां कम से कम एक गांव को गौ आधारित खेती के लिए तैयार करें, जिसमें कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, केवल गो जीवामृत के माध्यम से कैसे हम अत्याधुनिक खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। गंगा के किनारे तटवर्ती क्षेत्रों में गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में उसका प्रावधान किया गया है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जो किसान अपने खेतों में बागवानी लगाएगा, उसे 3 वर्ष तक हम लोग एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते वह अपनी बागवानी का माध्यम गो आधारित बनाए। ये सरकार के द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन है। लगातार इस पर एक नई योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, और इन योजनाओं से लाभ उनको उपलब्ध कराने का कार्य जहां हो रहा है, वहीं एक नई तकनीक को लेकर के उस जगह जो कार्य प्रारंभ हुआ है, खासतौर पर गाय के गोबर से सीएनजी बनाने की कार्रवाई। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर गरीब के घर तक रसोई गैस के सिलेंडर भरवाए, उपलब्ध करवाए, तो स्वाभाविक रूप से यह नारी गरिमा का सम्मान है, बीमारियों से बचाव का भी एक माध्यम है। लेकिन आने वाले समय में अभी जो सिलेंडर का एक पैसा उन्हें भरना पड़ता है हर महीने रिफिल करने के लिए, अगर गांव के लोग 2 गाय भी पाल लें, और किसी परिवार के पास 2 गाय है, ये मान के चलिए कि 2 गाय उस परिवार के ईंधन की यानी एलपीजी के सिलेंडर में जितना उनका रसोई गैस खर्च होता है, उसकी आपूर्ति गाय का गोबर ही उन्हें उपलब्ध करा के दे देगा। एक नया हम लोग तकनीक लेकर के आने जा रहे हैं, और हर गांव में हम लोग एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगा करके फिर मीथेन और सीएनजी को अलग अलग करने की एक नई तकनीक को विकसित करते हुए सिलेंडर में उसे रिफिल करने की जो तैयारी हो रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का यह माध्यम बनेगा। और जो उसके बाद गोबर बचेगा, यह बेहतरीन कंपोस्ट के रूप में गो आधारित खेती की उपजाऊपन को बनाए रखने में भी ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। गो आधारित खेती जल की कमी को भी दूर करेगा। आप देखते होंगे बहुत सारी जगह जल का भूगर्भीय जल का इतना दोहन हुआ है कि वहां पर लगातार इस बात की शिकायत आती है कि वहां पे वे डार्क जोन हो गए हैं। लेकिन जब आप केमिकल और फर्टिलाइजर डालते हैं तो स्वाभाविक रूप से उतनी मात्रा में आपको पानी भी डालना पड़ता है। लेकिन जब गाय का गोबर या गौ आधारित खेती से, जीवाश्म के माध्यम से आप जब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, किसी खेती के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो पानी की मात्रा भी खेती के लिए उतनी ही कम आवश्यकता पड़ती है। और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाने की कार्रवाई आगे चल रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सौरभ जी ने अलग अलग पक्षों को लेकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ और एक पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने इस गोलोक की ओर इस पुस्तक के संकलन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ये ध्रुव कार्य था, हम सबकी आस्था है, लेकिन इतना बड़ा बृहद संकलन हम लोग नहीं कर पाते। उस कार्य को उन्होंने किया। करने के बाद भी वे मेरे पास आए 4 महीने पहले। उन्होंने कहा कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, इसका विमोचन होना है, वर्चुअली हो जाए या कैसे हो जाए।
वो तो उसी दिन चाहते थे। मैंने कहा भी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। आप आज ही आए हैं और एक पुस्तक है, मैं एक बार देखूं, और गायक पर आधारित है। इसको जो प्रचार मिलना चाहिए, उस प्रचार का जिसकी वो हकदार है, पुस्तक भी और आप भी जिसके हकदार हैं, और उसको सम्मान मिलना चाहिए। मैं भी सोचता था, वो बीच में एक बार फिर आए, मैं भी सोचता था कैसे होगा, कैसे इसको करा पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा सूचना विभाग को भी कि इन्होंने सौरभ जी के साथ, श्री नवनीत सहगल जी को और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान में रख करके गोपाष्टमी के एक दिन पहले जनता को ये पुस्तक समर्पित की है। सचमुच गौ माता के प्रति श्रद्धा का एक सशक्त माध्यम ये बन सकता है, क्योंकि कल के लिए हम लोगों ने घोषणा की है, जितने भी गौ आश्रय स्थल होंगे प्रदेश के अंदर, इन सभी गौशालाओं में, गौ आश्रय स्थलों में विशेष पूजा होगी, गौ माता की पूजा होगी। वहां पे गौ माता को खिलाने की व्यवस्था होगी। हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अन्य पदाधिकारीगण, ये सभी लोग उन अलग अलग जनपदों के कार्यक्रमों में भागीदार होंगे। और मैं भी स्वयं मिर्जापुर की एक गौशाला में कार्यक्रम में भागीदार बनने जा रहा हूं, वहां पर कि मैं भी उस कार्यक्रम का भागीदार बनूंगा। एक बड़ा कार्यक्रम होगा। तो गोपाष्टमी के कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर अगर यह जनता को पुस्तक प्राप्त हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और मैं इसके लिए सौरभ जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अच्छा एक प्रयास प्रारंभ किया है। और मुझे विश्वास है कि विद्या भारती और इस प्रकार के संगठन जब भी भारत के मानबिंदुओं के लिए, भारत की आस्था का सम्मान देने के लिए, भारत के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़े हुए किसी भी उन मानबिंदुओं के लिए किसी भी स्तर पर प्रयास करेंगे तो सरकार का भरपूर सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं गोलोक की ओर इस ग्रंथ के प्रकाशन और आज विमोचन के लिए मैं सौरभ जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको गोपाष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं।